तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है नए टॉपिक के साथ। और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रोलिंग मार्जिन के बारे में। रोलिंग मार्जिन हमारी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रेनफोर्समेंट स्टील के लिए यूज होने वाला एक बहुत ही कॉमन वर्ड है। बहुत सारे सिविल इंजीनियर्स को पता नहीं होता है कि रोलिंग मार्जिन होता क्या है। इसके बाद में इसके प्रोजेक्ट के लिए एक कॉस्टिंग वाले पार्ट पर देखा जाए, यानी कि रेनफोर्समेंट स्टील की कॉस्टिंग के पार्ट पर इसका क्या इफेक्ट हो सकता है, इसके रिकॉर्ड्स को हमें कैसे मेंटेन करना होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की हमें ज़रूरत होती है। इसके बाद में अगर रोलिंग मार्जिन का कोई रिकॉर्ड अगर साइट पर मेंटेन किया गया है तो जो भी हमारे बिल्डिंग इंजीनियर्स अपने बिलों में रेनफोर्समेंट स्टील का रिकंसिलेशन करते हैं तो उसको उसमें कैसे यूज करना होता है। तो ये काफ़ी सारे जो सवालों के जवाब हैं जो रोलिंग मार्जिन को लेकर कंफ्यूज करते हैं, तो ये सारे सवालों के जवाब मैं आज की वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बेसिकली हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि रोलिंग मार्जिन है क्या और ये कैसे आपके प्रोजेक्ट्स को इफेक्ट करता है रेनफोर्समेंट स्टील के केस में। क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स आपके बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जहां पर क्वांटम ऑफ रेनफोर्समेंट स्टील बहुत ज़्यादा है, 3000 मीट्रिक टन का कंजम्पशन है, 5000, 8000, 10,000, तो वहां पर जो रोलिंग मार्जिन के केस में रेनफोर्समेंट स्टील का बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। तो आज की वीडियो में एक फॉर्मेट भी आपके साथ शेयर करूंगा कि रोलिंग मार्जिन को अगर आपको कंट्रोल करना है तो उसको कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों बिल्कुल बेसिक से रिव्यू करेंगे, क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग काफ़ी सारे डॉक्यूमेंट्स रिव्यू करने वाले हैं। जैसे कि हमारा IS 1786 जो रेनफोर्समेंट स्टील के लिए यूज होता है, आपकी CPWD की जो गाइडलाइंस वो क्या कहती हैं, इसके बाद में कुछ आपके टेस्ट के सर्टिफिकेट्स, यानी कि कोई भी रेनफोर्समेंट स्टील अगर आपकी साइट पर डिलीवर होता है तो उसकी हम लोग टेस्टिंग कराते हैं। तो टेस्टिंग में हमें कौन सा डाटा चाहिए होता है रोलिंग मार्जिन के लिए, ये जो आपकी वेट स्लिप है, यानी कि जब रेनफोर्समेंट स्टील आपकी साइट पर आता है तो आप उसका कांटे पर वेट कराते हो, तो इस स्लिप का क्या रोल है। और इन सभी डेटा को लेकर आपका जो BBS वाला पार्ट है और आपका रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट है, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट है, तो इसको कैसे बनाना होता है और इससे जो भी आपके जो रिजल्ट्स आएंगे, जो आपके नीचे देखिए जो भी रिजल्ट्स आते हैं, तो इनको स्टील रिकंसिलेशन वाले पार्ट में कैसे ले जाना है। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें रिव्यू होंगी और आपस में इनका लिंकअप करना पड़ेगा, तो तभी हमें कुछ रिजल्ट मिलेगा रोलिंग मार्जिन के केस में। तो बहुत ध्यान से समझेंगे और एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करता चलूंगा। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि सभी सिविल इंजीनियर्स को पता है कि जो भी रेनफोर्समेंट स्टील हमारी साइट पर यूज होते हैं, डिलीवर होते हैं, वो हमारे HYSD बार्स होते हैं, यानी कि हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार्स। और इन बार्स के लिए जो हमारा कुछ IS कोड है 1786, इसमें हमारी वो गाइडलाइन लिखी हुई हैं कि कोई भी मैन्युफैक्चरर रेनफोर्समेंट स्टील को बनाएगा तो इसकी गाइडलाइन के, यानी कि इस कोड की गाइडलाइन को वो फॉलो करेगा। और इसके बाद में अगर कोई भी परचेजर है या फिर कोई भी प्रोजेक्ट है जहां पर भी रेनफोर्समेंट स्टील यूज हो रहा है, तो उसके जो भी टेस्ट के रिपोर्ट्स होंगे या उसकी जो भी क्राइटेरिया होगा, तो वो इस कोड को थ्रू हमारा पूरा होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं कि सबसे पहले कोई भी एक रेनफोर्समेंट स्टील है जो हमारी साइट पर डिलीवर हुआ है, और वो हमारा है 10 mm का, क्योंकि इसकी स्टोरी हमारी यहीं से स्टार्ट होती है। आपका जो सैंपल जो जा रहा है लैब में वो 10 mm का है, मेक आपका JSW यानी कि जिंदल का है, ग्रेड उस रेनफोर्समेंट स्टील का 550D है, क्वांटिटी 3 पीस उस बैच से भेजे गए हैं। अब यहाँ पर आपकी जो टेस्टिंग में दो रिपोर्ट्स होती हैं, एक होती है आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और एक होती है आपकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिनको आप यहाँ पर देख सकते हैं। रोलिंग मार्जिन के लिए जो हमें रिक्वायरमेंट है वो है मास वाला पार्ट, क्योंकि हमें इसके वेट से कनेक्शन है, जो कि आपका है kg/मीटर। रिक्वायरमेंट H पर IS 1786 2008 के थ्रू जो हमारा स्टैंडर्ड वेट होता है 10 mm के बार का 0.617, प्लस माइनस का जो वेरिएशन की लिमिट है जो हमारी इस IS कोड में वेरीफाई है वो है 7%। ऑब्जर्व वैल्यू उस सैंपल के हमारे टेस्ट किए गए और हमने देखा कि उसके जो पर रनिंग मीटर का जो वेट है वो 0.620 है।
यानी कि 0.617 की जगह वो हमारा ओवरवेट है। इसके बाद मैं आपको दूसरा रिपोर्ट दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारा 12 mm का बार है, आपके वही सैंपल भेजे गए, मास वाले पार्ट पर जाओगे तो यहाँ पर जो पर रनिंग मीटर का वेट हमारा अकॉर्डिंग टू IS कोड 0.888, प्लस माइनस की जो वेरिएशन है 5%, और ऑब्जर्व वैल्यू 0.882, यानी कि ये 12 mm वाला बार हमारा अंडर वेट है। तो सबसे पहले रोलिंग मार्जिन बेसिकली है क्या? देखिए यहाँ पर रोलिंग मार्जिन की आपकी दो कंडीशंस हो सकती हैं। एक, आपकी साइड पर जो बार आया है वो अंडरवेट हो सकता है या फिर वो ओवरवेट हो सकता है। तो ये अंडरवेट और ओवरवेट का जो एक डिफरेंस है, एक वेरिएशन है, किससे? स्टैंडर्ड वेट से। तो उसको हम लोग बोलते हैं रोलिंग मार्जिन। अब बात आती है कि अंडरवेट या ओवरवेट होने से क्या इफेक्ट पड़ता है। इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं कि 10 mm का बार है जो कि हमारी साइट पर डिलीवर हुआ है, जिसका वेट जो है, जो हमारा गाड़ी का जो वेट है 32.310 आया है, यानी कि 32 मीट्रिक टन रेनफोर्समेंट स्टील हमारी साइट पर डिलीवर हुआ है। तो इसी में हम लोग इसके लेंथ को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ओवरवेट, अंडरवेट, स्टैंडर्ड वेट कंडीशन में कितनी लेंथ में हमें क्वांटिटी मिलेगी। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो 32.310 को स्टैंडर्ड वेट से अगर मैं डिवाइड कर देता हूं, देखिए मैंने क्या किया है, इसको इससे डिवाइड कर दिया है, तो 52,407 रनिंग मीटर हमारी जो लेंथ डिलीवर होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड वेट को ही हम लोग एस्टीमेट में, बिलिंग में सारी जगह कंसीडर करते हैं। लेकिन अगर वही रेनफोर्समेंट स्टील हमारी साइड पर अंडर वेट डिलीवर हो जाता है तो उसमें कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट हो जाएगा। कैसे? अब इसी सेम क्वांटिटी को, यानी कि इसी सेम क्वांटिटी को मैं डिवाइड कर देता हूँ 0.595 से, तो यहाँ पर जो लेंथ है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बार आपका अंडर वेट है। कितनी लेंथ इंक्रीज हो गई है? इस क्वांटिटी से इसको आप माइनस करोगे तो 1896 रनिंग मीटर ज्यादा लेंथ आपकी साइड पर डिलीवर हुई है, जबकि क्वांटम ऑफ स्टील उतना ही है। क्यों हुई है? वो अंडरवेट की वजह से हुई है। ओवरऑल लेंथ, यानी कि आपका ओवरवेट की कंडीशन में देखोगे, यही सेम क्वांटिटी को अगर मैं ओवरवेट की कैटेगरी से डिवाइड कर देता हूं तो यहाँ पर हमारी लेंथ शॉर्ट हो जाती है। कितनी हो जाती है? 51,123, जबकि हमें मिलनी कितनी चाहिए थी? 52,407। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हो जाता है। अब CPWD, IS कोड्स, गवर्नमेंट्स को कोई इशू नहीं है ओवरवेट वाले पार्ट में, क्योंकि वो डायरेक्टली लॉस है कॉन्ट्रैक्टर को। उनको प्रॉब्लम है इस अंडरवेट से। उनका ये कहना है कि अगर हम बिलिंग आपकी स्टैंडर्ड वेट से करेंगे और आपका रेनफोर्समेंट स्टील अंडरवेट डिलीवर हुआ है, तो आपकी लेंथ ये ज्यादा डिलीवर हुई है 1896, और आप इसको भी साइट पर यूज करोगे क्योंकि ये विद इन द लिमिट है। तो अगर मैं इसको 0.617 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो कॉन्ट्रैक्टर 1,169 टन एक्स्ट्रा क्लेम कर लेगा, यानी कि जिस भी पार्ट में वो क्लेम करेगा। तो इसके लिए हमारी CPWD की स्पेसिफिकेशन क्या कहती है, अब आप इस वाले पार्ट को पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है रेनफोर्समेंट स्टील इंक्लूडिंग ऑथराइज स्पेसर बार्स एंड लैपेज शैल बी मेजर्ड इन लेंथ ऑफ डिफरेंट डायामीटर। यानी कि यहां पर बताया कि जो भी आपके बार्स होंगे उनकी लेंथ को मेजर किया जाएगा, और यही काम हम लोग BBS को बनाने में करते हैं। आपके जितने भी ये BBS के फॉर्मेट्स होते हैं, तो इसमें हम बार्स की लेंथ को कैलकुलेट करते हैं। हमारी कटिंग लेंथ कितनी आई, टोटल लेंथ कितनी हो गई, स्टैंडर्ड वेट से मल्टीप्लाई किया और हमारा वेट आ गया। तो ये लेंथ को अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो लेंथ वाले पार्ट को ही ये बता रहा है, एंड देयर वेट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड वेट गिवन इन द टेबल नंबर 5.4 बिलो। और ये आपके स्टैंडर्ड वेट होते हैं जो अभी हम आपकी ये टेबल है। जैसे कि 20 mm का आपका वेट होता है 2.47, तो उस लेंथ को उसके वेट से कैलकुलेट करके आपको फिर उसका क्लेम ले लेना है। अब इसके बाद में देखिए एक वो पॉइंट लिख रहा है कि इन केस एक्चुअल यूनिट वेट ऑफ द बार्स इज लेस देन स्टैंडर्ड यूनिट वेट बट विद इन द वेरिएशन। यहां पर बात हो रही है लेस देन स्टैंडर्ड यूनिट वेट। इन सच केसेस वेट ऑफ रेनफोर्समेंट शैल बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल यूनिट वेट। यानी कि अगर वो रेनफोर्समेंट स्टील अंडर वेट है तो उसकी अंडर वेट से ही बिलिंग होनी चाहिए। लेकिन BBS के पार्ट पर देखा जाए कि अगर आप अलग अलग जैसे ये BBS बनाओगे तो उसमें आपके जो स्टैंडर्ड वेट हैं तो उनको चेंज करना इतना पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको ये रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी, जो कि क्या होगा, आपकी क्यूमुलेटिव बेस पे चलेगी। और क्यूमुलेटिव बेस पर कैलकुलेट होने के बाद में इसको आपको स्टील के रिकंसिलेशन में एडजस्ट करना है।
फिर जाकर आपको ये सर्टिफाइड क्वांटिटी जो भी है बिल में देनी होती है। तो मेरा पॉइंट ये जो सीटें ये हम बाद में समझेंगे, जो पहले मैं बेस पार्ट समझा रहा था कि जो अंडर वेट की कंडीशन में जो भी बार आपका डिलीवर होगा तो उसका पैसा कॉन्ट्रैक्टर को नहीं मिलना चाहिए, मेन मोटिव ये है। तो इसके लिए हमें रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट बनानी होती है। अब यहाँ पर बात आती है कि अगर आपको ये रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट अगर आपको बनानी है और इसमें जो भी आपकी लिमिट्स स्पेसिफाइड है, तो लिमिट्स को भी मैं दिखा देता हूँ कि रोलिंग मार्जिन में जो टॉलरेंस की लिमिट है वो हमारी कितनी चलती है। देखिए ये हमारा आईएस कोड वही है 1786 नॉमिनल मास। तो टॉलरेंस वाले पार्ट पर देखोगे अप टू 10 mm टाया के बार के लिए ±7% की लिमिट है पर रनिंग मीटर के लिए। 10 से अगर 16 mm का बार है तो वहां पर ±5% है, और 16 mm से अगर ऊपर है तो वो आपका 3% है। तो यानी कि अगर कोई भी बार आपकी टेस्ट रिपोर्ट में इन वेरिएशन की लिमिट्स के अकॉर्डिंग है, जैसे कि आपका देखिए 12 mm का बार है, 5% विद इन दी लिमिट है, ओके है, कोई इशू नहीं है, इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद में आपका ये देखिए ये आपका 20 mm का है तो 2.470 होना चाहिए, ये 2.427 है, ये आपका क्या है अंडर वेट है, तो ये भी ओके है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी ये कह रहा है कि इसकी जो बिलिंग होनी चाहिए ये वाला जो पार्ट है ना 2.427, इसको आपको कंसीडर करके ही कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट करनी है, ना कि आपको अंडर वेट की कंडीशन में जो उसको एक्स्ट्रा लेंथ डिलीवर हो गई है तो उसको भी अपने बिल में वो एडिशनली क्लेम कर ले। तो ये मतलब मेन मोटिव है। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं कि रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट को कैसे बनाना होता है और कौन कौन सी एंट्री एक बिलिंग इंजीनियर को साइट पर करनी पड़ सकती हैं। तो सबसे पहले हमारे इस फॉर्मेट में सीरियल नंबर चाहिए होगा। इसके बाद में डेट ऑफ रिसीविंग, किस डेट को रेनफोर्समेंट स्टील हमारी साइट पर डिलीवर हुआ है, उसका चालान नंबर, इनवॉइस नंबर, जो भी रेफरेंस है वो आपको इसमें देना है, और कौन सी टेस्ट की रिपोर्ट उस लॉट के अगेंस्ट में, बैच के अगेंस्ट में आई है तो उसका भी रेफरेंस आपको इसमें देना है। डाया ऑफ बार, कौन सा डाया ऑफ बार आपकी साइट पर डिलीवर हुआ उस डाया को मेंशन करना है, और ओवरऑल कितनी क्वांटिटी उस बैच में लॉट में रिसीव हुई है। तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आप जो यहाँ पर एंट्री करोगे आपको ये वो वाली क्वांटिटी एंट्री करनी है जो आपकी इस धर्म कांटे वाली पर्ची होती है, यानी कि ये वेट स्लिप होती है। तो यही एंट्री आपको इसमें कर देनी होती है। इसके बाद में टेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 8 mm का हमारा अंडर वेट है या ओवर वेट है तो वो कंडीशन आपको इसमें देनी होती है। इसके बाद में आ जाती है आपकी स्टैंडर्ड वेट, यानी कि स्टैंडर्ड वेट जिससे हम लोग बिलिंग करते हैं। जैसे कि हमारी टेस्ट रिपोर्ट है 0.391 इस बार के अगेंस्ट में जो कि हमारी अंडर वेट है, और स्टैंडर्ड वेट हमारा कितना है 0.395। तो एक्चुअल के केस में देखा जाए तो मैं क्या करूंगा, इस वाली क्वांटिटी से इसको मैं माइनस कर दूंगा यानी कि वेट को, और इसको फिर से मैं डिवाइड करूंगा 0.395 से। तो हमारा जो वेरिएशन है अंडर वेट की कंडीशन में -1.01% है, जो कि आपका विद इन दी लिमिट है, यानी कि ±7% के अंदर है, यानी कि ये रेनफोर्समेंट स्टील हमारा ओके है। लेकिन यहाँ पर जो लॉट में जो एक वेरिएशन हो रही है कि कॉन्ट्रैक्टर अंडर वेट के केस में कितने केजी का या फिर कितने मीट्रिक टन का वो बेनिफिट ले सकता है, क्योंकि उसको लेंथ ज्यादा डिलीवर हुई है। तो वो क्वांटिटी आपकी कितनी है कि जो भी आपका वेरिएशन है अंडर वेट का उसको ओवरऑल मल्टीप्लाई कर देना होता है जितनी भी क्वांटिटी आपकी साइट पर डिलीवर हुई है। तो यहाँ पर जो कॉन्ट्रैक्टर को इनडायरेक्टली बेनिफिट जा रहा है 282 केजी का, और उस 282 केजी की क्वांटिटी को यहाँ पर लेके आ जाना है। तो यहाँ पर ये आपकी अंडर वेट की कंडीशन है, और इसके लिए सीपीडब्ल्यूडी ने बोला है कि अंडर वेट वाले पार्ट को आपको जरूर कंसीडर करना है, यानी कि अंडर वेट की एंट्री आपको जरूर करनी है। इसके बाद में हमारा आ जाता है दूसरा लॉट। दूसरा लॉट है हमारा 20 mm डाया का, उसमें हमने सारी एंट्री कर दी। अब वेट हमारा साइट पर हुआ उसकी हमने एंट्री कर दी। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील है इसकी टेस्ट रिपोर्ट में ये हमारा ओवर वेट है, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड वेट है 2.470, लेकिन साइट पर जो हमारा रेनफोर्समेंट स्टील आया है उसका जो लैब की टेस्ट रिपोर्ट बता रही है 2.484 है, यानी कि ये ओवर वेट है। तो जो कि कितना परसेंटेज हमारा ज्यादा हो रहा है 0.57%, ±3% विद इन दी लिमिट में है। यहां पर अब कॉन्ट्रैक्टर को लॉस हो रहा है, क्योंकि ओवरवेट की कंडीशन में क्या है आपकी लेंथ कम आई होगी। तो इस रिकॉर्ड के लिए आप दो काम कर सकते हो कि अगर आपका स्टील जो ओवरवेट है तो आप सेम एज इट इज स्टैंडर्ड वेट ले सकते हो, तो जिससे कि यहाँ पर ये जो भी वैल्यू है ओवरवेट की कंडीशन में 0 हो जाएंगे, क्योंकि ओवरवेट के पार्ट को सीपीडब्ल्यूडी कॉन्ट्रैक्टर को पे नहीं करेगा, क्योंकि वो पेमेंट सिर्फ उसको स्टैंडर्ड वेट से करेगा।
तो यहाँ पर जो 146 केजी का जो लॉस हो रहा है, तो इस लॉस वाले पार्ट को देखिए मैंने यहाँ पर नहीं दिखाया है 20 केजी में, क्योंकि जितने भी येलो वाले पार्ट्स हैं ये सारे आपकी ओवर वेट की कंडीशन में हैं, और जितने भी आपके अंडर वेट वाली कंडीशन की जो वैल्यू है वही आपकी इस वेरिएशन डाया वाइज वाली स्टेटमेंट में जा रही है, क्योंकि क्लाइंट बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि जो भी अंडर वेट रेनफोर्समेंट की वजह से जितनी भी एक्स्ट्रा लेंथ कॉन्ट्रैक्टर को मिल रही है सप्लायर के थ्रू, तो उसकी पेमेंट उसको ना जाए, और उसको पेमेंट कौन सी हो, जो एक्चुअल में टेस्ट रिपोर्ट के थ्रू अंडर वेट की कंडीशंस हैं। तो यानी कि इस परचेस, इस जो वेरिएशन वाले पार्ट में क्या हो रहा है कि ये सारी एंट्री आपकी अंडर वेट कंडीशंस की हैं। तो यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्टर को अंडर वेट की कंडीशन में जो बेनिफिट कितना हो सकता है, ओवरऑल क्वांटिटी सप्लाई हुई है 3246.91 और अंडर वेट रेनफोर्समेंट स्टील आपका कितना है 43.017, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर इतनी मेट्रिक टन का बेनिफिट ले सकता था। अब इसी को आपको रोकना है। अब यहाँ पर जो आपकी ओवरऑल जो क्वांटिटी आपने यहाँ पर डाया वाइज एंट्री करी है, तो इसकी आपको एक एंट्री और करनी पड़ेगी। टोटल क्वांटिटी आपकी डाया वाइज क्वांटिटी कितनी रिसीव हुई है, जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि 8 mm का जो बार था हमारा 27.861, तो देखिए यहाँ पर इसकी एंट्री हो रही है। 20 mm का जो आपका बार था, यानी कि ये वाला जो बार है, उसकी एंट्री इस डाया वाले सेक्शन में देखेंगे यहाँ पर हो रही है। तो इसका भी मैं टोटल करके आऊंगा नीचे, तो यहाँ पर ये जो आपकी क्वांटिटी है ओवरऑल जब आप इसको टोटल करोगे तो 3246.91 यही सेम क्वांटिटी आपकी इससे मैच होनी चाहिए। अब अंडरवेट की वजह से कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट कितना हो रहा था, तो उसका वेरिएशन एडजस्टमेंट करेंगे। तो ये जितने भी मीट्रिक टन है, जैसे 8 mm में कॉन्ट्रैक्टर को बेनिफिट हो रहा है 6.35, 10 mm का है 19.11, 12 mm का है 4.35, तो ये सारी वैल्यू देखिए मैंने यहाँ पर इसको पुट कर दिया है लिंक करके। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली क्वांटिटी को डिवाइड कर दूंगा इस ओवरऑल क्वांटिटी से, तो जो ओवरऑल वेरिएशन हमें पता लग जाए कि हमें कितना एडजस्टमेंट कितने डाया में करना है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर ने बीबीएस के थ्रू क्लेम किया हो। तो ये परसेंटेज देखिए आपके यहाँ पर आ रहे हैं जो कि आपके अंडरवेट की कंडीशन के हैं। अब बात आ जाती है यहाँ पर स्टील रिकंसिलेशन की। अब ये स्टील रिकंसिलेशन मैंने जो बनाया हुआ है बेसिकली एक फाइनल बिल के तौर पर बनाया हुआ है, कि जिससे कि ओवरऑल कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए। आपकी साइड पर एनफोर्समेंट स्टील कितना डिलीवर हुआ है 3246, यानी कि यही जो सेम डेटा है 408 681, उसी को मैंने देखिए यहाँ पर एज इट इज डाया वाइज लिंक किया हुआ है, और डाया आपका यहाँ पर लिस्ट आउट है। इसके बाद में आपका प्रीवियस बिल का डेटा है, दिस बिल का डेटा है, और आपको यहाँ पर निकालना है क्यूमुलेटिव क्वांटिटी में। अब क्यूमुलेटिव क्वांटिटी के लिए क्या करोगे, आपकी कुछ एज पर बीबीएस के थ्रू वर्किंग होगी, और बीबीएस आपका स्टैंडर्ड वेट के थ्रू बना हुआ है। तो 395 मीट्रिक टन आपका आया है 8 mm में, 654 आया है 10 mm के केस में। तो यहाँ पर जो आपका बीबीएस के थ्रू क्लेम बन रहा है 3112.80, लेकिन ये आपका स्टैंडर्ड वेट से है। लेकिन जो अंडर वेट आपकी साइड पर एनफोर्समेंट स्टील डिलीवर हुए थे, तो इसी में से इसको यहाँ से वेरिएशन इन रोलिंग मार्जिन वाले पार्ट से माइनस किया जाएगा। एक तो हो गया आपका कॉलम एच पर बीबीएस, यानी कि ओवरऑल जो भी क्वांटिटी है। इसके बाद में आपकी साइड पर चेयर, स्पेसर्स, कुछ मिसलेनियस काम भी होते हैं जो आपके ड्राइंग में मेंशन नहीं होते हैं लेकिन साइड पर कराए जाते हैं। तो उसके लिए अगर कोई जेएमआर रिकॉर्ड है तो उसका आपने प्रॉपर रिकॉर्ड ले लिया, और इन दोनों का आपने देखिए यहाँ पर ये टोटल कर दिया। तो यानी कि एक्चुअल में जो क्लेम बन रहा है कॉन्ट्रैक्टर का 3151.55 एच पर स्टैंडर्ड वेट। लेकिन अब इसी ओवरऑल क्वांटिटी पे हम लोग ये रोलिंग मार्जिन जो हमारा निकल के आया है डाया वाइज, जो हमारा ये परसेंटेज है 1.56, 2.8, 1.61, तो इसी को हमें इसमें अब एडजस्ट करना है। सपोज हमारा एच पर जो बीबीएस के थ्रू क्लेम बना है 395.62, और इसके अगेंस्ट में जो हमारा रोलिंग मार्जिन में जो परसेंटेज है वो माइनस में है 1.56%। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ से 395 को देखिए मैं यहाँ पर लेके आया हूँ, और मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस ओवरऑल क्वांटिटी पे, क्योंकि ये हमारा एवरेज है ओवरऑल क्वांटिटी पे जो भी सप्लाई हुई थी। तो मैं क्या करूंगा, 395 में से 6.15 को माइनस कर दूंगा, तो ये आपका एक नेट क्लेम बन गया 389.47। तो यही देखिए सर्टिफाइड स्टील क्वांटिटी आपकी यहाँ पर इसमें जा रही है। उसी के अकॉर्डिंग ये सारे जितने भी आपके डाया हैं, तो एक्चुअल में जो कॉन्ट्रैक्टर को क्लेम मिलना चाहिए था स्टैंडर्ड वेट की वजह से, वो था आपका 3151.55, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर को साइड पर काफी सारा जो रेनफोर्समेंट स्टील है वो अंडर वेट डिलीवर हुआ है, और कॉन्ट्रैक्टर को पेमेंट किससे होनी चाहिए, अंडर वेट से होनी चाहिए। तो अंडर वेट का जो एडजस्टमेंट है होने के बाद में 3109
मीट्रिक टन कॉन्ट्रैक्टर को बिल में पे किया जाएगा। अब यहाँ पर वो कितना बेनिफिट ले सकता था अगर स्टैंडर्ड वेट्स के थ्रू बिलिंग होती 3151.55 माइनस 31.09, तो 41.80 मीट्रिक टन वो एक्स्ट्रा क्लेम ले रहा था, सिर्फ किसकी वजह से कि उसको क्वांटिटी उसकी उतनी ही थी जो डिलीवर हुई थी साइट पर, लेकिन उसमें कुछ अंडर वेट की वजह से एक्स्ट्रा लेंथ मिल रही थी। तो उस चीज को कंट्रोल करने के लिए ये रोलिंग मार्जिन का वेरिएशन बना है। तो कॉन्ट्रैक्टर को नेट पेमेंट वही मिली है जिसका वो हकदार था, यानी कि जितना पैसा उसका बनता था। अब इसके बाद में हमारी बात आ जाती है थियोरेटिकल बैलेंस की। ये हमारा पार्ट है रिकंसिलेशन का। तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, ओवरऑल सप्लाइड वाली क्वांटिटी से ओवरऑल सर्टिफाइड क्वांटिटी में माइनस कर दूंगा। तो यहाँ पर जो मेरा जो एक थियोरेटिकल बैलेंस बचना चाहिए वो 137.16 बचना चाहिए। वो आपका कुछ फ्रेश स्टील के भी रूप में हो सकता है, कुछ आपका वेस्टेज के भी रूप में हो सकता है, वो जैसे भी आपकी साइट पर पड़ा हो। लेकिन जब हमने साइट पर जाकर चेक किया कि हमारा फ्रेश स्टॉक कितना है, तो 3 मीट्रिक टन हमारे पास 10 का है, 3 12 का है, 2 मीट्रिक टन 16 का है, तो अप्रोक्सीमेट 12 टन हमारा फ्रेश है। अब आपका ये फाइनल बिल है, क्योंकि सप्लाई हुई है 3246 की, इसके बाद में आपने क्लेम कर लिया है 3109, वर्क इन प्रोग्रेस आपकी जीरो रहेगी क्योंकि काम कुछ चल नहीं रहा है अब। तो वेस्टेज का परसेंटेज ऑटोमेटिकली ये डाया वाइज यहाँ पर कैलकुलेट होके आ जाता है। तो ओवरऑल वेस्टेज आपकी कितनी निकल रही है इस एक्चुअल वाले पार्ट पर जब आपने कैलकुलेट किया है, यानी कि इस ओवरऑल सप्लाइड से इस एक्चुअल वाले पार्ट पर, तो 4.04%। तो यही सारी चीजें हैं। और यहाँ पर जो आपका वेस्टेज गया होगा, जो डिफरेंस आपका निकल के आ रहा है 125.66, तो वेस्टेज जो आपकी साइट पर बिकी होगी रेनफोर्समेंट स्टील की, वो इसके बिलो ही होगी। ठीक है। तो ये बेसिकली एक पर्पज है कि कैसे आपको इसको समझना है, कैसे हमें इसमें वर्किंग करनी होती है, ये स्टेटमेंट हमारी कैसे बनती है। अब प्राइवेट सेक्टर में क्या होता है कि आपके जैसे कि ओवरवेट वाली वैल्यू को हमने इसमें से हटा दिया, तो बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर में ओवर वैल्यू और अंडर वैल्यू दोनों को कंसीडर किया जाता है रिकॉर्ड्स को देखने के लिए कि एक्चुअल में हमारी साइट पर रेनफोर्समेंट स्टील के केस में चल क्या रहा है। लेकिन सीपीडब्ल्यूडी के अकॉर्डिंग जो हमारी एक वर्किंग थी रिकंसिलेशन स्टेटमेंट में और रोलिंग मार्जिन के केस में, तो वो सारी चीजें मैंने आपको बताई। और रोलिंग मार्जिन होता क्या है, इसका कैसे एक इम्पैक्ट होता है किसी प्रोजेक्ट की कॉस्टिंग के लिए, तो वो सारी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर एक चीज आप देख सकते हैं कि जो हमारी ओवरऑल क्वांटिटी थी 3246 के केस में 43 मीट्रिक टन रेनफोर्समेंट स्टील हमारा ऐसे फ्री में ही कॉन्ट्रैक्टर को मिल जा रहा था। तो हमने रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट बनाई, तो ये हमारा कंट्रोल हुआ। इसके बाद में अगर यही क्वांटम अगर मान लीजिए 10,000 मीट्रिक टन होता या और ज्यादा होता, तो ये परसेंटेज के ब्याह पर कितना ज्यादा कॉन्ट्रैक्टर को एडिशनल पेमेंट हो जाता अंडरवेट की कंडीशन में। तो इन्हीं चीजों को कंट्रोल करने के लिए ये रोलिंग मार्जिन की स्टेटमेंट हमें बनानी होती है। जब कॉन्ट्रैक्टर को भी पता लग जाता है कि रोलिंग मार्जिन हमारा ओवरवेट की कंडीशन में जा रहा है, तो वहां पर कॉन्ट्रैक्टर को इनडायरेक्टली लॉस हो रहा है, तो फिर वो अपना परचेजर या फिर जिस ब्रांड से वो रेनफोर्समेंट स्टील ले रहा है, तो उसमें कंप्लेन कर सकता है या फिर अपना वो सप्लायर ही बदल सकता है। तो ऐसी सारी चीजें हमें रोलिंग मार्जिन वाले पार्ट से पता चल जाती हैं। तो दोस्तों ये टॉपिक थोड़ा सा डिफरेंट था और क्रिटिकल भी था, तो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, तो आपको समझ में भी आया होगा और आपको पता लगा होगा कि कैसे इसमें वर्किंग करनी होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।